Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज हमने जो टॉपिक लिया दैट इज प्रिंट कम्स टू यूरोप। आपको याद होगा जो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे थे उसमें हमने फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स पढ़े थे। तो चाइना के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंट इन जापान। तो मैंने आपको बताया था कि पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था चाइना में एडी 594। उसके बाद जापान की बात आ गई तो जापान में स्टार्ट हो गया था अराउंड 768 टू 770। आज हम अब प्रिंट की बात करेंगे। यूरोप में कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ और किसने स्टार्ट किया। तो आपको पता है कि यूरोप ट्रेड करता था चाइना के साथ बहुत सारी सदियों तक। तो रूट कौन सा था? स्लिक रूट। आपको पता है वहाँ स्पाइसेस फ्रॉम चाइना। तो इसी तरह तो 11th सेंचुरी में चाइनीज़ पेपर कहाँ पे पहुँचा? यूरोप में पहुँचा। वो किस रूट से? इसी स्लिक रूट से पहुँचाया गया। तो स्पाइसेस के जो उनका जो ट्रेड चल रहा था उसके साथ साथ अब पेपर भी कहाँ पे पहुँच गया? यूरोप। तो जो ही यूरोप पहुँच गया तो पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैनस्क्रिप्ट केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। तो अब हैंड रिटन मैनस्क्रिप्ट हाथ से लिखा जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ? 1295 मार्को पोलो ग्रेट एक्सप्लोरर था। तो वो इटली वापस आ गया बहुत सालों के बाद। कहाँ पे? इटली वापस आ गया। कहाँ से वो आ गया? चाइना से। उसने बहुत एक्सप्लोरेशन की थी चाइना की। तो उसने चाइना के बारे में ये भी उसने वहाँ पे उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, उसके बारे में उसने बहुत तहकीक की थी। और उसने अपने साथ वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो थी वो अपने साथ लाई। उसका जो कॉन्सेप्ट था वो अब इटली में लेके आ गया। तो अब आपको समझ आ गया कि इटली से चाइना से यूरोप की तरफ जब पेपर चला गया तो हाथ से लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जो मार्को पोलो था, वो एक्सप्लोरेशन करने के बाद, चाइना के एक्सप्लोरेशन करने के बाद उसने वहाँ से जो चाइना में कॉन्सेप्ट चल रहा था, चाइना में जो टेक्नोलॉजी चल रही थी वुल ब्लॉक प्रिंटिंग, तो वो टेक्नोलॉजी अपने साथ लेके आया। तो इटलियंस क्या किया? अब उन्होंने बुक्स बनाना शुरू कर दिया। लेकिन किससे? वुड ब्लॉक से। तो आपको मैंने बताया वुड ब्लॉक से क्या होता था। वुड ब्लॉक्स पे वो लिखा जाता था। उसके बाद पेपर को क्या करते थे? पेपर को रब किया जाता था। तो इसी अब इटली में जब पहुंचा तो इसके साथ साथ अब ये वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप में अब फैलने लगी। तो अब ये जो हाथ से उन्होंने लिखे थे लक्ष्य एडिशन विथ हैंड रिटन, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनते थे। तो ये जो एडिशंस थे, हम ये जो बुक्स थे जो हैंड रिटन थे, ये किसके लिए थे? एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स के लिए या जो रिच मोनेस्ट्रिक लाइब्रेरी थी उनके लिए वो रखी गई। लेकिन आम लोगों को बुक्स जो देने थे वो चीप रेट्स पे ही देनी थी। तो इसके लिए मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए जो थी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते थे उनके लिए चीप बुक्स चाहिए थी। तो जो ही डिमांड बढ़ गई बुक्स की, और यूरोपियन के जो कंट्रीज है वो बाकी मुल्कों में अब बुक्स को एक्सपोर्ट करने लगे। क्योंकि अब डिमांड बढ़ गई, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी भी आ गई थी। अब ये बुक्स को प्रिंट कर रहे थे तो अब बाकी जगहों पे ये पहुंचाने लगे। तो कहा जाता कि बुक फेयर्स लगाए गए, कि मेला लगाया गया जहाँ पे किताबें मिलती थी लोगों को, तो वो लगाए गए। क्यों? तो क्योंकि जो डिमांड थी लोगों की वो बढ़ रही थी, इसलिए अब मेला लगा दिया जहाँ पे किताबें रखी गई थी और लोग आते थे और किताबें खरीदते थे। क्योंकि एक रुझान सा बढ़ गया था कि लोगों को किताबें पढ़ने
का, जैसे मैंने आपको चाइना के बारे में, फिर मैंने आपको जापान के बारे में, अब यूरोपियन कंट्रीज में भी यही डिमांड बढ़ गई। अब लोग पढ़ने की तरफ ध्यान दें, क्योंकि मैंने आपको बताया था चाइना वाल में स्टार्ट किया था कि वो एग्ज़ाम के लिए लोगों को प्रिपेयर करते थे, ताकि वही फिर ब्यूरोक्रेसी में आते थे, तो उनको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना पड़ता था। इसी तरह अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी डिमांड बढ़ गई। स्टूडेंट्स जो मर्चेंट्स थे, उनको बुक्स चाहिए थी पढ़ने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, अ, इन्होंने जो अब ये जो हैंड रिटन मटेरियल था, उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, क्योंकि वो ज़्यादा महंगा पड़ता था। तो और उसको ज़्यादा टाइम लगता था, उसमें ज़्यादा लेबर लगती थी, और उसकी जो रेट्स की वजह से उनमें ज़्यादा डिमांड नहीं थी। लेकिन अब बुक्स की डिमांड बढ़ गई थी, तो उसकी जो कॉपी करनी थी वो एक्सपेंसिव बन गई थी, और अगर हम कहेंगे टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो इसको पूरी तरह से ये हैंडल नहीं कर सकते थे। तो इसके बाद क्या हुआ, तो वुड ब्लॉक जो प्रिंटिंग थी, ये ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर। तो कहा जाता है कि बाय अर्ली 15th सेंचुरी, तो ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम जो था, ये पूरे यूरोप में फैल गया। और यूरोप के लोगों ने इसी तरह जैसे जापान के लोगों ने किया था स्टार्ट, प्रिंट कहाँ पे शुरू करना किया, टेक्सटाइल्स पे, प्ले कार्ड्स पे, रिलीजियस पिक्चर्स एंड विथ सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट्स, ये अब स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद क्या हो, देयर वाज अ clearly a great need for even quicker and cheaper reproduction of texts. This could only be with the invention of a new print technology. अब ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स चाहिए, टेक्स्ट ज़्यादा चाहिए था। तो इसके लिए क्या चाहिए, उनको न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, ताकि जिससे जल्दी जल्दी ये वुड ब्लॉक्स तो देती थी बुक्स, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता था। तो उसके बाद क्या हुआ, द ब्रेक थ्रू occurred at स्ट्रासबर्ग, जर्मनी। जर्मनी में हुआ, वेयर जॉन गुटनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट नून प्रिंटिंग प्रेस इन 1430। तो जॉन गुटनबर्ग एक आदमी था, उसने डेवलप किया क्या, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस 1430 में। क्योंकि डिमांड बढ़ गई, मैंने आपको बता दिया, डिमांड बढ़ गई बुक्स की, और वुड ब्लॉक जो प्रिंटिंग थी उसमें थोड़ा टाइम लगता था, और अब लोगों की डिमांड्स नीड्स को फुलफिल करना था। डिमांड जब बढ़ गई, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ करना था। इसलिए जर्मनी में एक प्रिंटिंग प्रेस बन गया, जो किसने बनाया, जॉन गुटेनबर्ग। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक, दैट विल बी गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस क्या था, कैसे डेवलप उसने किया, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।